हेलो स्टूडेंट्स। 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बिजनेस फाइनेंस को लेकर, जिसमें आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फाइनेंस सोर्सेज के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि जो पर्पज़ होता है, जो टाइम पीरियड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके कितने टाइप के क्या होते हैं फाइनेंस सोर्सेज होते हैं। तो बात चल रही है हमारी टाइप्स ऑफ फाइनेंस सोर्सेज के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग के बारे में। रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग को हिंदी में संचित आय कहते हैं। संचित आय देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी, जैसे एक इंडिविजुअल, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, हम लोग अपनी जो इनकम होती है उस इनकम में से कुछ फ्यूचर के लिए सेव करते हैं। वो हमारी सेविंग्स होती है। क्या होती हैं? सेविंग्स। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो भी प्रॉफिट अर्न करती हैं, उस प्रॉफिट अर्न करने के बाद, उस प्रॉफिट को कमाने के बाद उसमें से कुछ पार्ट क्या करती हैं? सेव करती हैं। तो जो वो सेव जो पार्ट कर रही हैं उस पार्ट का नाम क्या है? आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारी ही सेविंग्स, और हमने क्या किया, फ्यूचर में उनको अपने लिए काम में ले लिया। तो ये सबसे ईजी पैटर्न है फाइनेंस रेज करने का, फाइनेंस लेने का। सबसे ईजी जो सोर्स है वो कौन सा है? आपका रिटेन्ड अर्निंग है, क्योंकि इसमें हमने किसी से कुछ भी मांगा नहीं है। यहाँ पर ये हमारा ही पैसा था, हमारी ही सेविंग्स थी, और इनको हमने क्या कर लिया है? अपने बिजनेस में वापस री इन्वेस्टमेंट कर लिया है। क्लियर? तो क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से, जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको 1 लाख रुपए का क्या हुआ? आपके प्रॉफिट हुआ। तो इसने क्या किया? 60% तो डिवाइड कर दिया कहाँ पर? शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स में 60% जो डिवाइड किया है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया है, और 40% जो क्या किया है उसको सेव कर लिया। और सेव कहाँ कर लिया? रिटेन्ड अर्निंग्स में कर लिया। रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो यहाँ पर जो रिटेन्ड अर्निंग आपने रखा है, ये आपका क्या है? फाइनेंस रेज करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। क्वेश्चन आते हैं कुछ छोटे छोटे, जैसे सर शेयर क्या होता है? तो शेयर क्या होता है? किसी कंपनी की कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, जिसमें इन्वेस्टमेंट करके कोई भी इंडिविजुअल उस कंपनी में ऑनर बन सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? शेयर कहेंगे। क्लियर? जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसकी कैपिटल है 1 लाख रुपी, और ये 100 रुपीज़ वाले 1000 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो 100 रुपये का एक पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? शेयर कहेंगे। ऐसा ही कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेगी तो प्रॉफिट को डिवाइड करेगी। तो डिवाइड करने पे क्या करेगी कि जितने आपके कैपिटल के पार्ट किए थे आपने नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, उतना ही अपन क्या कर देंगे? प्रॉफिट के भी पार्ट कर देंगे। और प्रॉफिट का हर पार्ट क्या कहलाएगा? डिविडेंड कहलाएगा। डिविडेंड बोलते हैं उसको हम। कैपिटल का पार्ट होता है शेयर, और प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड। डिविडेंड को हिंदी में बोला जाता है लाभांश। क्लियर? यानी कि लाभ का वह भाग जो प्रति अंश के आधार पर दिया जाएगा। जैसे मान लो मैंने कंपनी के 50 शेयर खरीद रखे हैं, तो मुझे लाभ के 50 टुकड़े मिलेंगे। पार्ट कितने मिलेंगे? 50, क्योंकि मेरे पास 50 शेयर है। क्लियर है? किसी के पास एक ही शेयर है तो उसे लाभ का एक ही पार्ट मिलेगा, और वो पार्ट क्या कहलाएगा? उसका डिविडेंड। क्लियर? तो रिटेन्ड अर्निंग में क्या समझ में आया अब तक? कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को क्या करती है? कुछ को तो शेयर होल्डर्स में से बांट देती है, शेयर होल्डर में बांट देती है, और कुछ को क्या कर लेती है? फ्यूचर के लिए सेव कर लेती है। क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में कंपनी जब कोई नया मॉडरेशन करेगी या फिर डेवलपमेंट के लिए सोचेगी, तो उसको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको पैसा चाहिए होगा। अब वो पैसा अगर अपन आउटसाइडेड सोर्सेज से लाएंगे तो उसमें कुछ आपके क्या बनते हैं? प्रॉब्लम्स बनते हैं। कि आपको कुछ कोलेटरल रखना पड़ सकता है, कोई संपत्ति आपको गिरवी रखनी पड़ सकती है, या फिर आपको बाहरी पक्षकारों से क्या करने पड़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कैसी हैं? थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो आपने क्या किया? इसके लिए अपनी सेविंग्स रखना स्टार्ट कर दिया है। उसको हम क्या कह रहे हैं? रिटेन्ड अर्निंग कह रहे हैं। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। रिटेन्ड अर्निंग एक तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग है। क्या है? सेल्फ फाइनेंसिंग। यानी कि आप खुद ही अपने बिजनेस के लिए पैसा जनरेट कर रहे हो। कहाँ से? बिजनेस में से ही। आपको किसी से मांगने जाना नहीं पड़ रहा, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करना पड़ रहा। तो यही इसके कुछ मेरिट्स भी बनते हैं। अगर हम बात करें कि रिटेन्ड अर्निंग अगर हम करते हैं तो उससे हमें कौन कौन से फ़ायदे होंगे, तो नंबर फर्स्ट पे तो पहला फ़ायदा क्या है? यही है। क्या? कि जो मेंटेन
प्राइवेसी ऑफ बिजनेस। भाई आज मान लो मैं अपनी सेविंग्स को अपने लिए यूज़ करता हूँ और मैं किसी बाहरी पक्षकार से, किसी आउटसाइड पार्टी से कोई लोन नहीं लेता, तो मुझे अपनी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट्स उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे मांग ही नहीं रहा हूँ, ये मेरा खुद का पैसा है। क्लियर है? अगर हम किसी से लोन लेने जाएंगे तो वो हमसे लोन लेने का पर्पज़ पूछेगा, लोन का वो अमाउंट पूछेगा, फिर उसका रीपेमेंट कैसे होगा वो मेथड्स जानेगा, तो सारी चीज़ें हमको उसको बतानी पड़ेंगी। लेकिन अगर मान लो हम रिटेन अर्निंग्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? नंबर 2, नंबर सेकंड, कंपनी कैन प्रोवाइड डिविडेंड इन एडवर्स सिचुएशंस। देखो आपको पता ही है कि कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर्स में पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि उनको डिविडेंड चाहिए होता है, उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी के पास जब प्रॉफिट कम होता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनमें क्या आ जाती है, एक तरह से निराशा आ जाती है। वो सोचते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट ख़राब गया, यहाँ पे तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, अपने जो रिटेन अर्निंग के जो सोर्सेज होते हैं, अपनी जो सेविंग्स होती हैं, उनमें से क्या कर सकती है, डिविडेंड प्रोवाइड करा सकती है। इससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें क्या रहेगा, अपने आप में एक इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ मुझे जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कैसा किया है, सही किया है। क्लियर? नंबर 3 पे हम बात करें, नो एनी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड विद एनी आउटसाइडर। अगर आप रिटेन अर्निंग्स को यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी बाहरी पक्षकार से, चाहे वो एक लेंडर है, चाहे वो एक बैंक है, या किसी भी इंडिविजुअल से आपको क्या नहीं कर सकता है, किसी भी तरह की बिजनेस के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। क्लियर है? और नंबर 4 पे अपन बात कर रहे हैं, नो एनी बर्डन ऑन असेट्स। क्या होता है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। लेकिन जब हम अपनी सेविंग्स को अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमें कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा हमारा ही था। क्लियर? तो ये कुछ फ़ायदे हैं आपको रिटेन अर्निंग करने के। रिटेन अर्निंग से कुछ डीमेरिट्स भी बनती हैं आपकी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप रिटेन अर्निंग करते हो तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान भी हैं। तो हम डीमेरिट्स की बात कर रहे हैं। नंबर 1, एन अनसर्टेन सोर्स। देखो बैंक से तो लोन इजीली मिल ही जाएगा, क्योंकि बैंक तो बैठा ही इसके लिए। लेकिन आपने पढ़ा है अभी कि जो रिटेन अर्निंग होती है वो प्रॉफिट में से रखी जाती है। अगर मान लो बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिट तो एक अनसर्टेन फैक्टर है, भाई बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ये फिक्स थोड़ी है, लॉस भी तो हो सकता है। लेकिन अगर मान लो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप क्या बचाओगे, क्या रखोगे, और जब रखोगे नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाओगे। तो इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, एक अनसर्टेन सोर्स मानते हैं। मतलब कंपनी इसके भरोसे बैठ के नहीं रह सकती कि हाँ हमें प्रॉफिट ही होगा और हम सेविंग कर लेंगे तो हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी से पैसा मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? ऐसा कंपनी कंप्लीटली सोच नहीं सकती। क्लियर? नंबर 2, लेस सेटिस्फैक्शन इन शेयर होल्डर्स। देखो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनमें सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। कम क्यों होगा भाई, आप किसी के जो मतलब का पैसा है, किसी के फेवर का जो पैसा है, उस पैसे को आप बचा के रख रहे हो। भाई आज मान लो घर वालों ने आपको 100 रुपये दिए पर डे, पॉकेट मनी आपको 100 रुपये दे रहे हैं कि भाई आपकी 100 रुपये पॉकेट मनी बनती है, और उस 100 रुपये की पॉकेट मनी से घर वाले क्या कर रहे हैं कि आप ऐसा करो 50 रुपये में आपके सेविंग्स में रख रहे हैं और 50 रुपये आप खर्च कर लो पर डे। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन कम आएगा, क्योंकि आपको 100 रुपये मिलने वाले थे लेकिन आप 50 ही रह गए, जबकि 50 आपके घर वालों ने क्या कर लिए, सेव कर लिए। हालांकि वो आपके लिए बेनिफिशियल ही हैं, लेकिन फिर भी आप में एक सेटिस्फेक्शन का लेवल कम हो गया, क्योंकि बनते तो कितने हैं, 100 बनते हैं ना आपके पर डे के। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 60% कंपनी ने क्या किया है, बांटा है, 40% अपने पास रख लिया है। तो जो 40% है वो वास्तव में था तो हमारा ही, मिलना तो हमें ही चाहिए था, क्योंकि हमने प्रॉफिट कमाने के लिए तो क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। नंबर 3, कंडीशन ऑफ
ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन देखो, ओवर तो हर चीज़ ही बुरी होती है। अगर मान लो किसी कंपनी में लिमिट से ज़्यादा क्या हो गई, सेविंग्स हो गई, लिमिट से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया जिसकी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा जो कैपिटल होता है वो कंपनी की कॉस्ट बढ़ाएगा, और कंपनी की कॉस्ट बढ़ाएगा तो इन फ्यूचर कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे, और खर्चे बढ़ जाएंगे तो कंपनी इस तरह के खर्चे करेगी जिनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा ही तो होता है, जब आप सेविंग्स रखते जाते हैं और उनका अभी कोई यूज़ नहीं है तो पैसा जाता है बहुत सारा, और ये पैसा हमें किसी को लौटाना भी नहीं है, ना तो इस पर कोई इंटरेस्ट देना है, ना इस पर कोई डिविडेंड चुकाना है, और ना किसी को हमें ये पैसा वापस करना है। ये पैसा कंपनी का है और कंपनी ही इस्तेमाल करेगी। और जब ये पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कंपनी में ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, और ओवर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि ये छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उसी जैसे उनको क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है, उनमें पैसा लगा के उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है, और ऐसा करने से जो मार्केट में कंपटीशन होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ में क्या होता है, थोड़ी सा आपके नुकसान भी है, इसलिए अपन मानते हैं रिटेन अर्निंग एक प्रॉपर परफेक्ट सोर्स नहीं है। क्लियर? तो आज की क्लास में केवल इतना ही, नेक्स्ट सोर्स के बारे में डिस्कस